अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू पावर शो विद मलिया हाशमी। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई। एक तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अपने मुआविन ख़ुसूसी बराए पेट्रोलियम मसनूआत को ओहदा छोड़ने का कह दिया, इसलिए कि शफाफ तहकीकात हो सके। अब देखते हैं कि मंतकी अंजाम तक चीज़ें क्या पहुँचती हैं, लेकिन बहरहाल ये बहुत खुशाइंद बात है कि जिस शख्स के खिलाफ तहकीकात हों, बिल आखिर पाकिस्तान में अब ये ट्रेंड सेट हो रहा है कि उस शख्स को मुस्ताफी होना पड़ेगा अपने ओहदे से, ताकि शफाफ तहकीकात हो सकें। इसके बाद जी आज पीडीएम की, जैसे कि मरियम साहिबा तो बहुत मेरा ख्याल है कि वलीउल्लाह वाक़या हुई हैं कि उन्होंने एक पेशगोई की थी कि आहा हा पीडीएम में लड़ाई हो गई है। वो ऐसी मुबारक घड़ी में उनकी पेशगोई आई कि अब वाकई शदीद किस्म की लड़ाई हो गई है और ये बढ़ती चली जा रही है। आज एक तरफ पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत नाश्ते कर रही थी इकट्ठे और यकजहती का मुजाहरा कर रही थी अवाम के सामने, जबकि दूसरी तरफ हमने देखा कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब दबे पांव जाते हैं और ऑपोजिशन लीडर बनकर आते हैं सेनेट के, जिस पर एहसन इकबाल साहब ने बहुत बरहमी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब काबिले एहतराम हैं, मगर उनसे ये तवक्को नहीं की जरूर की जाती थी कि वो किसी यकतरफा कदम को उठाने की बजाय उन पीडीएम जमातों को जरूर एतमाद में लें जिनके वोटों के बिना वो कभी सेनेटर तक मुंतखब नहीं हो सकते थे। लेकिन उन्होंने बीएपी पार्टी के सेनेटर्स को ज्यादा काबिले एतमाद समझा, पसंद अपनी अपनी। इसी तरह की दो और भी ट्वीट्स की जिसमें उनका लुबे लुबाब ये था कि जिन सादिक संजरानी साहब के खिलाफ चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के हवाले से वो अदालत में जा पहुंचे हैं गिलानी साहब, अब वो उन्हीं के पास चले गए हैं ऑपोजिशन लीडर बनने के लिए कि मुझे सेनेट में ऑपोजिशन लीडर बना दें। इससे तो वैसे मुझे याद आता है नवाज शरीफ साहब का भी वो दौर कि जब 2012 में इन्हीं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के खिलाफ काला कोट पहनकर नवाज शरीफ साहब जा पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और उन्होंने क्या कहा था, आइए जरा देखते हैं। जनाब, और फिर हम सब ने देखा कि इसी सेनेट इंतखाबात में इन्हीं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के कैंपेन मैनेजर बनकर उभरे यही नवाज शरीफ साहब। अब यहाँ पर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है नाजरीन के एक तरफ एहसन इकबाल साहब जाहिर है पीएमएलएन के बिहाफ पर ये एतराज़ात कर रहे हैं और पूरी पीएमएलएन की लीडरशिप भी इस एतराज़ में एहसन इकबाल साहब के साथ है कि ये गिलानी साहब तो नून लीग के 83 वोट्स के बगैर सेनेटर तक नहीं मुंतखब हो सकते थे पीपल्स पार्टी के 60-62 वोट्स के साथ, तो आज ये इतना बड़ा फैसला करने अकेले ही चले गए और बीएपी को साथ मिला लिया। अब दिलचस्प बात यह है कि पीपल्स पार्टी इस एतराज को यकसर मुस्तरद करते हुए कहती है कि भाई 21 सीट्स तो हमारी अपनी थी, 2 सीट्स अवामी नेशनल पार्टी की हो गई, 2 फाटा से हो गई, 4 इंडिपेंडेंट से हो गई दिलावर खान साहब की, और एक इकलौता वोट जो कि जमाते इस्लामी का हमें मिल गया है। इन सब को मिलाया जाए तो ये 30 सीट्स बन जाती हैं, जिससे हम कंफर्टेबली अपनी ले गए ऑपोजिशन लीडर की सेनेट में सीट। अब इस पर हमने देखा कि एहसन इकबाल साहब ने ये भी जरा एतराज किए, देखते हैं उनकी आज शाम 4:10 पर यह भी एक एतराज वाली ट्वीट सामने आई कि सिराजुल हक साहब ने बिलाखिर जमाते इस्लामी का पीपल्स पार्टी से इल्हाक कर ही दिया, जबकि वो डस्का इलेक्शन चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में गैर जानिबदार रहने का ऐलान करते रहे। दोनों को नया सफर मुबारक हो। अब ये जो एक जुमला है, दोनों को नया सफर मुबारक हो, इससे साफ साफ पता चलता है कि पीडीएम वाकई आज ऑफिशियली टूट गई है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से जब हमारी बात हुई तो उनका भी ये कहना था कि नून लीग जिस किस्म के एतराज़ात उठा रही है कि जैसे हमने इनकी पीठ में खंजर घोंपा है, हमने तो कभी एतराज़ नहीं किया था। जब अभी हाल ही में पंजाब में जो सेनेट इंतखाबात हुए तो उसमें पीटीआई और पीएमएलएन के 5-5 जो सीट्स थी वो अनअपोज्ड मिल गई, हमने तो एतराज़ नहीं किया कि आपने पीटीआई के साथ मुकमुका कर लिया है। आप हम पर क्यों बातें करते हैं? खैबर पख्तूनख्वा में आपने हमारे साथ क्या किया? फरतुल्लाह बाबर साहब के अगेंस्ट आपने आफरीदी साहब को खड़ा कर दिया, हमने तो तब भी एतराज़ नहीं किया। ये सिर्फ ये जो बिलावल साहब का वाइस प्रेसिडेंट वाला शिकवा था और मरियम साहिबा का सिलेक्टेड वाला शिकवा था, ये सिर्फ अब बात यहाँ तक नहीं है जैसे वो नदीम अफजल चंद साहब से ज़नाए कोर्ट मुख्तारिया गल वध गई है। नाज़रीन, सियासत पर हम अब अगले सेगमेंट में इंशाल्लाह बात करेंगे। पहले सेगमेंट में मैं आपको आज के पहले मेहमान से मुतारिफ करवाना चाहूंगी।
हमारे साथ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी एक्सपर्ट जनाब हसन खावर साहब मौजूद हैं। खावर साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, खावर साहब से हम गुफ्तगू करेंगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के इशू पर, जो अब बहुत एक बहस चल रही है पाकिस्तान के कोने कोने में, कि एक तरफ ये नुक्ता पाया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बिलाखिर हफीज शेख साहब के जरिए IMF का वो गोल अचीव कर ही लिया जो बहुत सालों से IMF चाह रहा था लेकिन हो नहीं पा रहा था, कि वजारत खजाना की सुपरविजन से हटा दिया जाए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को और इसे खुद मुख्तार कर दिया जाए। जबकि दूसरी जानिब हुकूमत बहुत खुश नजर आती है और हुकूमती मौक़िफ़ ये सामने आया है कि भाई हम तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, अगर आप इसको गौर से पढ़ें। अब दिलचस्प बात यह है कि अभी तक कोई ऑफिशियल बिल पार्लियामेंट में सामने नहीं आया, सिर्फ एक ड्राफ्ट है जो हर जगह सर्कुलेट कर रहा है और उस पर बहस हो रही है। हसन खावर साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको सुन नहीं पा रही। आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है जी। हसन खावर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बताएं जी, क्या हो रहा है? ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑटोनॉमी से क्या नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को, या क्या फायदा हो रहा है? देखिए, इसमें दो तीन पहले हम पहलुओं पर गौर कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि ये अभी काबीना के अंदर पेश की गई तरमीम और इस पर कोई ऑर्डिनेंस नहीं आ रहा। इसको असेंबली में पेश किया जाएगा, इसके ऊपर बाकायदा बहस होगी। तो मेरे ख्याल में कि ये जो एक तरफ परेशानी की लहर हर तरफ दौड़ पड़ी है, एक तो ये बेबुनियाद है क्योंकि उसके ऊपर असेंबली में भी बात होनी है, इसके ऊपर बैक एंड फोर्थ होगी, उसके बाद कहीं जाकर ये कानून बनेगा। पहले तो मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ। दूसरी बात ये है कि हम सारा दिन टीवी पे, रेडियो पे, अखबारों में इदारों की खुद मुख्तारी की बात करते हैं, और अब जब एक इदारे को हम खुद मुख्तार बनाने जा रहे हैं तो अब पूरे मुल्क में एक डर बैठ गया है कि जैसे हमारे इदारे को कोई हाईजैक कर लेगा। पहला सवाल हमें अपने आप से ये पूछना चाहिए कि अगर हम उसी तरह चलें जिस तरह पिछले 70 साल से चल रहे हैं, तो क्या ये निज़ाम इस बुनियाद पे चल सकेगा? क्या हम इस बात के मुतहम्मिल हैं कि हम हर 4 साल के बाद जाकर IMF के दरवाजे खटखटाएं? क्या हम अपनी डेट टू GDP रेशो को इसी तरह बढ़ाते रहेंगे और हर दफ़ा इसका जो मलबा है वो अगली हुकूमत पे डाल देंगे? और अगर इसका जवाब नफी में है तो इसका मतलब है कि हमें कुछ तब्दील करने की ज़रूरत है। जब हम उस पर आते हैं तो फिर हमें मलिया ये पूछना है कि क्या पाकिस्तान में कोई ऐसी अनोखी तजावीज़ दी गई हैं जो दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है? क्या हुकूमत पाकिस्तान को जो कहते हैं कि कर्जा डायरेक्टली नहीं दे सकते, क्या ये कैम्बोडिया में नहीं होता? क्या ये इंडोनेशिया में नहीं होता? क्या ये चाइना में नहीं होता? तो इन सवालों का जवाब भी, और वहाँ पे तमाम मुल्कों में दुनिया के ज़्यादातर ममालिक अब इन प्रिंसिपल्स पे चलते हैं। कहीं पे कंप्लीट पाबंदी है, कहीं पे कुछ एडवांसेस के ऊपर लिमिटेशंस हैं। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इसमें चूंकि मैं अब जाहिर है डेविल्स एडवोकेट बनूंगी, मैं अवाम के जितने भी कंसर्न्स हैं, या यूं कहिए कि मीडिया पर और दीगर क्वार्टर्स में जो मिसकंसेप्शंस भी पाई जा रही हैं, कुछ बड़ी जेन्युइन और लेजिट एप्रीहेंशंस भी हैं, वो मैं जानना चाहूंगी आपसे कि इसमें जेन्युइन एप्रीहेंशंस कौन सी हैं और कौन सी बातें सिर्फ हवा में उड़ाई जा रही हैं। एक तो बहुत बड़ा एतराज ये सामने आ रहा है कि अगर ये बिल पास हो जाता है, और जो कि ड्राफ्ट में चीज सामने आ रही है, अब सामने जो ऑफिशियली फॉर्मल चीज सामने आएगी तो और बात है, लेकिन फिलहाल जो ड्राफ्ट कहता है उसके मुताबिक जो गवर्नर स्टेट बैंक है उनकी अकाउंटेबिलिटी कहा जा रहा है कि कम हो जाएगी और वो किसी को जवाब दे नहीं। FIA वजीर आजम पाकिस्तान को तो बुला सकता है, अदालतें वजीर आजम को तो बुला सकती हैं, लेकिन वो गवर्नर स्टेट बैंक को कुछ नहीं कह सकेंगी, वो IMF का मोहरा बनकर चलेगा। इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, अकाउंटेबिलिटी के अंदर दो चीजें हैं। एक है अकाउंटेबिलिटी टू द पार्लियामेंट और एक है ये इदारे कानून नाफिज करने वाले जिसमें नैब और FIA आते हैं। बिल्कुल ठीक। पार्लियामेंट के बारे में मैं आपको ये बताता चलूं कि इस कानून में जो तरमीम हो रही है उसमें ये लिखा गया है कि साल में कम से कम एक गवर्नर स्टेट बैंक को खुद पेश होना पड़ेगा असेंबली के आगे और अपनी परफॉर्मेंस बतानी पड़ेगी। ये पिछले कानून में नहीं था। जहां तक नैब और FIA की बात आती है, ये बिल्कुल उसके अंदर ये तरमीम डाली गई है। मेरा उस पर ज़ाती ये ख्याल है कि इसको आपको अपने मुल्क में जो सियासी माहौल है उसके तनाजुर में देखना पड़ेगा, जिसके अंदर हर इदारा, हर अफसर, हर सरकारी अहलकार ये डरता है कि हम क्या करें और क्या ना करें। अगर आप सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक्ट निकाल के देखें
तो उसमें एग्जैक्टली यही प्रोविजन दी गई है जो कि बिल्कुल पिछले ठीक। कई सालों से एग्जिस्ट करती है। सवाल ये उठता है कि अगर हमें इस प्रोविजन पे इतना एतराज है तो हम SECP के अंदर इसको क्यों बर्दाश्त करते हैं? SECP में भी लिखा है कि उसके खिलाफ भी जब कार्रवाई होगी तो कमीशन से तो पूछे कोई नहीं बगैर जा नहीं सकेगा। होगी। बिल्कुल जी, ये ठीक। कह रही हैं बोर्ड से पूछे बगैर नहीं होगी। वो भी रेगुलेटर है, ये भी रेगुलेटर है, तो अच्छा फर्क क्या है? जी जी, अच्छा हसन ये बताएं कि एक हमने मतलब जब इमरान खान साहब की हुकूमत नई नई आई थी तो आपको वो लतीफ़ा याद होगा कि जब अचानक से डॉलर रेट बहुत शूट अप कर गया तो उस पर भी बहुत एतराज़ उठा था और फिर जो PTI की तरफ से जस्टिफिकेशन सामने आई, उन्होंने कहा जी कि वज़ीर आज़म साहब को या वज़ीर ख़जाना को एतमाद में नहीं लिया गया, इनको पता ही नहीं था। अब दिलचस्प बात यह है कि अगर हम पूरी दुनिया के जो दीगर मॉडल्स देखें तो उसमें भी आपके जो मुल्क को चलाने वाला आपका हेड ऑफ द स्टेट होता है, उनकी मर्जी से डॉलर ऊपर नीचे नहीं आता। कौन सा मुल्क ऐसा है कि जहां पर पॉलिटिकल मकसद के लिए डॉलर रेट को इस्तेमाल किया जाए? तो ये थोड़ा सा डायमेंशन मुझे और मेरी ऑडियंस को आप समझाएं कि इस ऑर्डिनेंस के आने से अगर ये आता है और खुद मुख्तार हो जाता है स्टेट बैंक, तो पॉलिटिकल रिपरकशंस क्या हो सकती हैं इसकी? जी, ये बड़ा अच्छा आपने मलिया सवाल पूछा है। देखिए, मैं आपको इसमें एक बात बताऊं, पहले थोड़ा सा मैं एक स्टेप पीछे जाता हूं। हम लोग ये कंफ्यूज कर रहे हैं, स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी को चॉइस ऑफ पीपल से कंफ्यूज कर रहे हैं। हमारे पास, हुकूमत के पास ये चॉइस है कि जिसको मर्जी गवर्नर लगाए, जिसको मर्जी बोर्ड में डाले, लेकिन कानून फिर ये कहेगा कि आप उन पर एतमाद करें और उनको अपना काम करने का मौका दें जो मुल्क और कौम के इंटरेस्ट में है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात यह है कि क्या हुकूमत उस तरह से इन्फ्लुएंस कर पाएगी डॉलर रेट को या इंटरेस्ट रेट को, ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि हमने इस मुल्क में हर कानून की धज्जियां उड़ते देखी हैं। ठीक है, डी फैक्टो पावर्स एक होती हैं, डी जोरे पावर्स एक होती हैं। जरूरी नहीं है कि हम कानून में लिख भी दें तो फिर भी स्टेट बैंक अपना काम आजादाना कर सके, लेकिन हमें उम्मीद करनी चाहिए कि वो कर सकें। तीसरा और अहम सबसे बात यह है मलिया इसके अंदर कि लोग ये कहते हैं कि क्या स्टेट बैंक महंगाई पे काबू पा सकता है, क्योंकि अभी जो महंगाई की लहर है ये सप्लाई ड्रिवन है, ये डिमांड से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है और मेरे ख्याल में स्टेट बैंक को भी एहतियात का दामन लेना चाहिए जब वो मॉनेटरी पॉलिसी लेके आए कि वो ओवर रिएक्ट ना करें। अगर महंगाई के अंदर सप्लाई के मसले हैं, प्रोक्योरमेंट के मसले हैं, कोई और चीज है और अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जाएं तो आपकी इकोनॉमी स्लो डाउन हो सकती है। ये खतरा बहरहाल मौजूद है, लेकिन आप वहां पर ऐसे काबिल और अहलमंद लोग लगाएं कि वो इस बात को समझें और ओवर रिएक्ट ना करें। और आखिरी बात यह है कि अगर किसी का ये ख्याल है कि इस मुल्क में सिर्फ एक कागज का टुकड़ा, जो कि कानून एक कागज का टुकड़ा है, उसके सहारे एक इदारा बिल्कुल खुद मुख्तार हो सकता है और उसको हुकूमत से कोई पूछताछ नहीं होगी, तो मेरे ख्याल में उसने पिछले 70 साल की तारीख नहीं पढ़ी और उसको ये नहीं पता कि ये मुल्क किस तरह चलता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। हसन, यानी आपके कहने का मतलब ये है कि अकाउंटेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बल्कि बढ़ेगी कि वो पार्लियामेंट के आगे जवाबदेह होगा गवर्नर स्टेट बैंक। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। सिर्फ एक फर्क इस चीज में पड़ा है खुद मुख्तारी में कि ये जो आपके सेक्रेटेरिएट के क्यू ब्लॉक में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, जो अपने बजट डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए स्टेट बैंक पर दबाव डालती थी, ये कोशिश है कि उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के चुंगल से निकाल कर अपना डिसीजन अपनी पॉलिसी के हिसाब से लेने की इजाजत दी जाए। बिल्कुल ठीक। यानी अगर इसको थोड़ा सा ऐसे पर्सपेक्टिव से देखा जाए कि ये इंडिपेंडेंट होकर पाकिस्तानी कौम के मफाद में फैसले करेंगे, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आखिरी सवाल मैं आपसे हसन ये करना चाहूंगी कि वो लोग जो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गए हैं ये खबर सुनकर और उनको लगता है कि अगर वजारत खजाना, आप तो कह रहे हैं ना, और बहुत से लोग इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स आपकी तरह यही बात कर रहे हैं कि अबाउट टाइम कि अब ये वजारत खजाना के चुंगल से आजाद हो सके स्टेट बैंक, ताकि पॉलिटिकल फायदे नुकसान को देखकर डिसीजंस ना लिए जाएं। लेकिन वो लोग जो बहुत ज्यादा डर गए हैं, जिनको लगता है कि अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री की सुपरविजन में ये रहेगा स्टेट बैंक तभी ये ठीक चलेगा, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि आप पिछले 70 साल का रिपोर्ट कार्ड उठा के देख लें और ये देख लें कि जब ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे लग के चलता रहा है तो उसका रिजल्ट क्या निकला है। अगर उनको अच्छा रिजल्ट नजर आता है तो 100 बिस्मिल्लाह चलाते रहें, और अगर नहीं नजर आता तो खुदारा इस बात को समझें कि तब्दीली की जरूरत है। लेकिन हुकूमत को ये जरूर करना चाहिए कि इसके ड्राफ्ट को पब्लिक करे और थोड़ा शेयर तो करें ना। बिल्कुल शेयर करें और लोगों के कंसर्न असेंबली तक जाएं, वहां पे इस पर बात हो, ट्रांसपेरेंट अंदाज से बात हो। ये बात करने वाले लोग हक बजाने का। बिल्कुल ठीक हो गया। हसन खावर साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। डोंट गो एनीवेयर, क्योंकि इसके बाद हम बहुत मजे की सियासी डिबेट करने वाले हैं।
सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे स्टेट बैंक को खुद मुख्तार बनाए जाने के हवाले से जो बहस चल रही है, और उसमें हमने हसन खावर साहब जो कि इकोनॉमिक और पॉलिसी एक्सपर्ट हैं उनसे सेर हासिल गुफ्तगू की, और उन्होंने बताया कि कॉन्ट्रेरी टू ऑल द प्रोपेगेंडा एक्चुअली ये जो बिल लाया जा रहा है इस ऑर्डिनेंस के तहत तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी स्टेट बैंक और गवर्नर स्टेट बैंक की। देखते हैं आगे क्या होता है। अब सियासत पर कुछ बात करते हैं क्योंकि बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल डेवलप हो चुकी है। बिलखुसूस आज जब हमने देखा कि सेनेट में गिलानी साहब ऑपोजिशन लीडर बन गए और उन्हीं संजरानी साहब के साथ हंसी खुशी वो बैठे हुए थे, जिस पर नून लीग ने बहुत एतराज भी किया कि आप इनके खिलाफ तो अदालत में गए हुए, इनका चैलेंज किया हुआ आपने चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन। शायद नून लीग ये भूल गई जो हमने आपको पिछले सेगमेंट में दिखाया था, मियां साहब का पुराना सॉर्ट, कि कैसे वो काला कोट पहनकर खुद भी गिलानी साहब के अगेंस्ट अदालत में गए और फिर उन्हीं की कैंपेन चलाई चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के लिए। मुझे इस सेगमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर फारूक हमीद खान साहब और लाल चंद साहब जिनका ताल्लुक पीटीआई से है, पीटीआई सिंध से ताल्लुक है। दोनों बहुत गहरी सियासी बसीरत रखते हैं, एक सियासत के मैदान में प्रैक्टिकली खेल रहे हैं और हम देखते हैं कि 2.5 साल बाद क्या रिजल्ट निकलता है। और ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब जो हैं वो सियासी तज्जिया निगार भी हैं और बड़े खुलकर खेलते हैं, बड़े ज़बरदस्त तज्जिए देते हैं। हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जी ज़रा लालचंद साहब से, जो हुकूमती ओहदेदार हमारे पास मौजूद हैं। लालचंद साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं आपको सुन रहा हूँ। जी लालचंद साहब, थैंक यू वेरी मच, वेलकम टू द शो। आपसे मैं सबसे पहले तो सवाल ये करना चाहूंगी कि चलें, ऑपोजिशन को तो हम कहते ही हैं कि उनका बड़ा गैर मसनूई सा इत्तेहाद था और कुछ भी कॉमन नहीं, उनके कोई इंटरेस्ट, कोई गोल्स कॉमन नहीं, सिवाय इसके कि वो इमरान खान साहब को हर सूरत उतारना चाहते हैं। लेकिन आप ये बताएं कि आपकी हुकूमत किस डगर पर जा रही है? महंगाई आसमानों को छू रही है, ब्यूरोक्रेसी है तो वो आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, और सो मच सो कि दयामीर जैसी एक ऐसी जगह, गिलगित बल्तिस्तान, दूर पार के इलाके मैं तो दयामीर के भी देख रही थी कि डीसी साहब साद बिन असद साहब जिन पर नैब केसेस मौजूद हैं, उनको आपने दयामीर भाषा डैम जैसी अहम जिम्मेदारी दे दी है ताकि वो मजीद खुलकर खेल सकें। यही हाल हर जगह है, क्या कहेंगे आप? जी, बहुत शुक्रिया। आपने शुरू किया पीडीएम से, तो पीडीएम के हवाले से मैं कहूँ कि आज जब बशीरी रहमान से पूछा गया कि आज क्या पीडीएम का जनाजा निकल गया है, तो उन्होंने कहा कि जनाजा नहीं निकला है। वो बिल्कुल सही कह रही थी, ये जनाजा नहीं निकला है, ये बगैर गुस्ल और बगैर कफन के पीडीएम आज दफन हो गई है। जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, जो अवाम के मसाइल हैं, आपने देखा है कि इमरान खान दिन रात कोशा है। कल भी उन्होंने ये डिस्कशन की कोरोना में होने के बावजूद कि किस तरह ये 8 अरब का पैकेज जो है, रमजान पैकेज, इसके असरात लोगों को मिलने चाहिए और उसका फायदा उसका लोगों को होना चाहिए। एहसास फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत आपने देखा है कि 3 करोड़ फैमिलीज जो है उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, जो वल्नरेबल है, जो गरीब है, और उनको डायरेक्ट सब्सिडी दी जाएगी ताकि उनको प्रोटेक्शन मिले अगेंस्ट इन्फ्लेशन और महंगाई के खिलाफ। जहाँ तक आपने दयामीर की बात की है, दयामीर भाषा डैम की, तो मैंने आपकी ये बात सुनी है और मैं इसको अपने जो पार्टी के जो कंसर्न फोरम है उस पर इनको टेकअप करेंगे। और आपको तो पता है कि इमरान खान ट्रांसपेरेंसी में यकीन रखते हैं, और सिर्फ आज नदीम बाबर को इसलिए हटा दिया गया है कि उसके अंडर इंक्वायरी हो रही है, इस वजह से उनको कहा है कि आप फिलहाल साइड हो जाए जब तक कि इंक्वायरी मुकम्मल हो जाए। तो पीटीआई ट्रांसपेरेंसी में यकीन रखती है और डेफिनेटली आपकी इस बात पे भी बिल्कुल आपकी बात ठीक है लालचंद साहब, उस पर हमें कोई शक शुबा नहीं है कि उन्होंने आज ये बड़ा अच्छा प्रेसिडेंट सेट किया। मैंने शो के आगाज में भी इस बात की शाबाश दी वजीर आजम साहब को कि नदीम बाबर साहब को उन्होंने साइड पर कर रहे हैं ताकि वो किसी भी तरह से असरअंदाज ना हो सके अपने खिलाफ होने वाली इंक्वायरी पर। लेकिन बात यह है ना कि ये तो चले, मैंने आपसे बरसबीले तज़किरा एक मिसाल आपको दे दी, इस तरह की बेशुमार मिसालें भरी पड़ी हैं कि आपसे अभी तक ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल नहीं हो रही। यानी देखें, हुकूमत कभी भी सियासतदान नहीं चलाते, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं तो हुकूमत चलती है। आप लोग अभी तक उन लोगों को भी साइड पर नहीं कर सके जो माजी के बड़े बड़े स्कैंडल्स में मुलव्वस थे। आपके वज़रा अच्छी तरह जानते हैं वो कौन लोग हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं।
और वो लोग जिनको नवाज शरीफ दौर में ओएसडी लगा दिया गया था, वो आज भी बेचारे वो सजा भुगत रहे हैं, बजाय इसके कि वो ईमानदार लोग जिनको ईमानदारी की सजा के तौर पर चुन चुन कर ओएसडी लगाया गया था, उनको वापस मैदान अमल में लाया जाता और उनके टैलेंट से और उनकी ईमानदारी से फायदा उठाया जाता। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब की तरफ जाना चाहूंगी। ब्रिगेडियर साहब, आज ये क्या हो गया है? ये नून लीग कह रही है आपने हमारी पीठ में खंजर घोंपा, पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमारा जमहूरी हक है। आपको क्या मसला है अगर हम बन गए हैं ऑपोजिशन लीडर सेनेट में, कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं तो ये कहूँगा कि कौन सा पीडीएम, कैसी पीडीएम, क्या पीडीएम थी, ख़त्म होगी, मेरी नज़र में तो वो देर ऑल फिनिश्ड, देयर पार्टी इज ओवर। और अभी आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी पीएमएलएन के अलग-अलग नैरेटिव चल गया। कुछ अरसे तक तो एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस जो थी ये थोड़ी बहुत चलती रहेगी, उसके बाद ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि मरियम नवाज साहबा और इवन फॉर दैट मैटर बिलावल भुट्टो जरदारी, देखिए इस वक्त मसला क्या बना हुआ है। मसला ये बना हुआ है कि मौलवी फजल रहमान साहब जो एक फुटबॉल बन गए हैं बिटवीन बिलावल जरदारी एंड मरियम नवाज। वो कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब को और अपना जरदारी साहब को कि इन बच्चों को समझाएं। अब कहा ठीक है, वो जो भी हम मौलाना फजल रहमान नहायत कंट्रोवर्शियल आदमी है, एसेट्स उन्होंने बनाए हैं, वो तमाम चीजें हैं, उन्होंने सब कुछ लिया पाकिस्तान से, पाकिस्तान को दिया कुछ नहीं उन्होंने। लेकिन भारत उनकी बात में एक वजन है कि जनाब इन बच्चों को आपने लाके आपने दोनों पार्टियों का जो है उनका बेड़ा गर्क कर दिया। पीपल्स पार्टी और अपना पीएमएलएन का इमेज इतना विद इन द पार्टी, इन लोगों, इन दो बच्चों की वजह से नहायत इररिस्पॉन्सिबल, इल ग्रूम्ड, लो आईक्यूज, जिन्होंने ना सिर्फ अपना पीडीएम की ये लीडरशिप को यरगमाल बनाया हुआ बल्कि अपनी पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनको भी यरगमाल बनाया हुआ है। मैं जब भी मिलता हूं पीएमएलएन के या पीपल्स पार्टी के जो बड़े सीनियर और जिम्मेदार लोग हैं, लीडर, उनसे बात होती है तो वो कहते हैं बस हम क्या करें भाई, हम चुप हैं, हम यरगमाल बने हुए इन दोनों खानदानों के हाथों। तो मैं अब कहना आपको ये चाह रहा हूं, होना क्या है, नुकसान इन दोनों पार्टीज का हो गया है। पीपल्स पार्टी बिल्कुल सिंध के अंदर रह के महदूद हो गई है। पीएमएलएन जो है वो 8-9 डिवीजन जो है सेंट्रल पंजाब के वहां तक रह गई है। उनके जो मेजॉरिटी उनकी लीडर है वो इस वक्त बड़ी अपना जिसको कहते हैं स्टेट ऑफ डिस्ट्रेस में है, परेशान है, शॉक्ड है कि हमारी पार्टी में हो क्या रहा है। लेकिन आप पंजाब में ये नहीं कह सकते कि पीएमएलएन बिल्कुल खत्म हो गई है, क्योंकि हमने अभी ज़िमनी इंतखाबात में देखा है कि नून लीग को वोट पड़ा है। वो ठीक है कि पीटीआई को जिस मार्जिन से पहले उन्होंने हराया था वो मार्जिन जरूर कम हुआ है, लेकिन पीएमएलएन का वोट आज भी पंजाब में मौजूद है। नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं कि पीएमएलएन खत्म होगी। मैं समझता हूँ पीएमएलएन अभी भी आपकी एक मेनस्ट्रीम पार्टी है, लेकिन जो जी हाँ 8-9 डिवीजन की मैं बात कर रहा हूँ वो भी सेंट्रल पंजाब तक। देखिए उस तरह पीएमएल जिस तरह चंद 10 साल पहले थी या उससे पहले 90s के दौर में, उस तरह पीएमएलएन जो है उस तरह उनकी फॉलोइंग नहीं है। और मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो इन दोनों बच्चों ने जो तबाही मचाई है और पीडीएम को जो उन्होंने तबाह किया और नाकाम बनाया, ये उनको बड़ी इनको प्रॉब्लम होगी जब ये जाएंगे लोकल गवर्नमेंट के बॉडीज के इलेक्शन में या फिर 2023 के इलेक्शन में, क्योंकि लोगों ने दो चीजें अब देख ली, एक्सपोज हो गए। एक तो मौरूसी सियासत इन दोनों फैमिलीज की, और दूसरा ये कि दोनों फैमिलीज जो हैं वो बड़े पैमाने पर, आपको पता, लूट और प्लंडर ये तमाम चीजों में है और वो तो माफिया के तौर पर रेजिस्ट कर रहे हैं उसको। तो ये एक बिल्कुल अच्छा शगुन नहीं है। जो ये देखा ना, मरियम नवाज जो है किधर गया उनका आर पार, मुझे बताएं कहां गया वो? तो मरियम नवाज तो अभी भी वो जो है ना हम हुक्मरान खानदान, उस माइंडसेट से वो निकल रही है। हालांकि वो हुक्मरान खानदान किधर गया, कोई स्कॉन्डर हो गया, कोई कन्विक्ट हो गया, कोई अंडर ट्रायल है, जेल में। वो तो बात ठीक है ब्रिगेडियर साहब, लेकिन रियासत को भी अब आप देखें ना, अभी जो नैब का डिसीजन आया है कि इन्होंने मुलतवी कर दी है मरियम साहिबा की जो पेशी थी उसको, ठीक है, एक लिहाज से देखा जाए तो ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर खराब हो जाती, भले उन्होंने कोविड का सहारा लिए, कोई भी सेंसिबल आदमी कोविड वाली चीज को बाय करने के लिए तैयार नहीं है, माना कि कोविड की एहतियात जरूरी है, लेकिन इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होने के डर से इसको मुलतवी किया है। यहां पर अब मेरा आपसे सवाल यह है कि फिर क्या हमारे रियासती इदारे इतने ही कमजोर, बेबस और लाचार हैं इनके आगे, आइंदा भी फिर मुलतवी करते जाएंगे? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि कमजोर हैं, लाचार हैं, बेबस हैं। मैं ये समझता हूं कि कई मरतबा हिकमत अमली जो है, जो स्ट्रेटेजी होती है आईनी इदारों की,
उसमें कहीं ना कहीं रद्दोबदल होता है हालात को, ग्राउंड रियलिटीज को देख के। अब मिसाल के तौर पे जो पिछली मरतबा मरीम नवाज जो अपने 1000-1500 बंदे लेके आई थी और जिस तरह उन्होंने पथराव किया एक आईनी इदारे के ऊपर, वो याद ताज़ा होगी किस तरह उनके वालिद साहब ने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था। बेटी जो है वो हमला कर रही है एक और आईनी इदारे नैब लाहौर के ऊपर। तो उस वक्त तो फिर भी मामला थोड़ा बहुत बचपचा हो गया, मामला कंट्रोल हो गया पुलिस ने। लेकिन इस मरतबा तो जो पीडीएम के बाकी पार्टी थे वो भी इतनी, मैं कहता हूँ, हाइट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये समझते हैं कि कोई रूल ऑफ लॉ ही नहीं पाकिस्तान में। अगर वो आते हैं और वहां पे बड़ा क्लैश होता है और खुदा न खास्ता सूरत और खराब हो जाती है, तो मुझे बताएं ये पेशी तो अगले महीने भी हो सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है। लालचंद साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। मुझे ये बताएं कि ये जो बात की जाती है और हम सब ने देखा भी कि पत्थर भरकर मरियम साहिबा के वर्कर्स उनके अपने एमपीए जावेद भट्ट साहब की सरबराही में लेकर आए और उनके अपने वर्कर्स माने, इसलिए हम वसूख से कहते हैं कि वो खुद ही लाए थे। अब आपकी हुकूमत काहे का एहतसाब कर रही है अगर आप लोग कोई सजा नहीं दे सके उस वक्त जो लोग मुलव्विस थे अगस्त 2020 में नैब पर हमला करने वालों को? देखिए मरिया, हुकूमतें सजाएं नहीं देती, अदालतें सजाएं देती हैं। गुज़िश्ता बार जो पकड़ सकती है कि नहीं? इदारे, कानूनी इदारे पकड़ सकते हैं कि वो बस सिर्फ कोई छली छली खाने के लिए बैठे हुए? नहीं, बिल्कुल पकड़ सकती है, लेकिन अगर वो जमानतों पे है, अगर उन्हें जमानतें हासिल कर ली हैं, जैसे मरियम बीबी ने खुद ने भी हासिल कर ली 2 दिन पहले, आपने खुद ने देखा कि उनको भी खर्चा था कि मैं गिरफ्तार हो जाऊंगी, नैब मुझे गिरफ्तार कर लेगी, तो उन्होंने भी जमानत करवा ली। बेसिकली ये पीडीएम चाह रही है कि किसी न किसी तरह से लाशें गिरें तो हम कोई ना कोई अवामी हमदर्दी लेने में कामयाब हो जाए हुकूमत को। और तरफ से नैब, मैं भी समझता हूँ नैब का ये वाइज फैसला है कि जिस तरह से उन्होंने पीडीएम को खुद को कहती है कि मैं नैपी लड़की हूँ, अकेली हूँ, लेकिन मौलाना और जरदारी के साथ जिस तरह वो आना चाह रही थी, उनके कारकुनों के साथ जिस तरह से आना चाह रही थी, तो इसके पीछे एक प्लान था। ये इतनी सादा बात नहीं थी। ये नैब ने फाइल किया है, ये अच्छा किया है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए मैं ब्रेक पे जाने से पहले नाज़रीन एक पॉइंट आई लाइक टू मेक वन पॉइंट कि भले मरियम साहिबा ने जमानत ले ली, वो कबल अज गिरफ्तारी जमानत लाहौर हाई कोर्ट से मरियम साहिबा ने अपने केस पर ली थी जिस हवाले से नैब ने बुला रखा था। वो पथराव वाला मामला और है जो अगस्त 2020 में मरियम साहिबा के साथ जो नून लीग के कारकुनान आए, उन्होंने पत्थर फेंके, उस पर मेरा आज भी सवाल पंजाब हुकूमत से जूं का तूं कायम है कि आप तो एहतसाब के नाम पर आए थे, आपने क्यों ना पकड़ा उस वक्त जो लोग इसमें मुलव्विस थे? सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू का सिलसिला जहां से छोड़ा था वहीं से उसको जोड़ते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। आप अब क्या देख रहे हैं? आज शिबली फराज साहब जो कि पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत ही दर्दनाक शेर से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है पीडीएम की सिचुएशन। उन्होंने शेर पढ़ा है कि तेरे दिल के टूटने पर है किसी को नाज क्या क्या, तुझे ए जिगर मुबारक ये शिकस्ते फातिहाना। ये किसको शिकस्ते फातिहाना हो गई है? ये क्या देख रहे हैं आप? किसने किसको धोखा दिया है? और अब क्या पीपल्स पार्टी आपको नजर आ रही है आगे लॉन्ग मार्च में पीडीएम के साथ? देखें, मेरी नजर में आसिफ जरदारी साहब ने एक फास्ट वन प्ले किया है पीएमएलएन पे, और जितने पुराने अपने खासकर शरीफ फैमिली के खिलाफ ऑब्वियसली, और जितने उनके पुराने गिले गुजारियां और सारी वो जो थी उनके ज़हन में कि जब वक्त आएगा तो फिर मैं भी अपना बदला लूंगा, तो मेरा ख्याल है वो उन्होंने करके दिखा दिए। और पीएमएलएन और शरीफ फैमिली को तो उन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा है। तो यकीनन मैं देख रहा हूँ कि विन विन सिचुएशन हुई है पीपल्स पार्टी के लिए या शरीफ जरदारी फैमिली के लिए, और टोटल लॉस और शर्मिंदगी और रसवाई है वो पीएमएलएन की और शरीफ फैमिली की। बिल्कुल जहां तक आपने लॉन्ग मार्च की बात की, देखिए रमजान के बाद आपको पता है फिर वो ईद का फीवर पाकिस्तान में शुरू हो जाता है। 10 छोटी ईद जो होती है 10-15 दिन तो वो चलता है, लोग छुट्टियों पे चले गए होते हैं लोग, और गर्मियों का महीना होता है मई जून, लोग इस मूड में नहीं होते कि जरा हम बाहर निकलें। वैसे भी मैं आपको ये बता दूं कि शायद उस वक्त तक अगर पीडीएम फॉर्मली डिसॉल्व नहीं होती है तो पीपल्स पार्टी इनका सिर्फ दिल रखने के लिए शायद चंद 100 लोग जो हैं उनको सिंबॉलिक तौर पे उस लॉन्ग मार्च में शामिल कर दें, लेकिन लॉन्ग मार्च का मैं कोई इंपैक्ट नहीं देख रहा हूं। लेकिन एक मैं इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं, पिछले सेगमेंट में मिलेगी। देखिए, अवाम में 2 किस्म की मायूसी है इस वक्त। लोग मायूस इसलिए हैं, नंबर 1 कि जनाब FIRs तो धड़धड़ हो रही हैं,
एफआईआर का जो है वो फाइल जो है उसका पेट तो धड़ाधड़ भर जा रहा है, लेकिन एफआईआर पे एक्शन नहीं हो रहा। लोग रातों रात पकड़े नहीं जा रहे। मिसाल के तौर पे मज़ार कायद पर तो ये लोग बच के, जो इन्होंने बेहुरमती की मरीम नवाज ने और अपना कैप्टन सफ्तर ने, सिंध गवर्नमेंट उनको बचा गई, चले वहां तो ये बच गए, वो सिंध था, अब क्या किया जाए। लेकिन यहाँ पे वो जो पत्थरों वाला केस था जो उन्होंने हमला किया नैब के ऊपर पिछले साल, तो उस पे तो एक्चुअली बजाय ये कि हम उनको टाइम दें कि वो प्री अरेस्ट बेल कराएं, प्रोटेक्टिव बेल लें और फिर एफआईआर होगी 10 दिन के बाद, रातों रात उनको पकड़ लेना चाहिए था। देखिए ये रूल ऑफ लॉ होता है, इसमें फिर लोग जो हैं उनको भी कॉन्फिडेंस जो रियासत और रियासत के इदारों में बढ़ जाता है। दूसरा, आज मैं ये कहता हूं कि ये जो एफआईए की जो रिपोर्ट आई है शुगर माफिया में, मिल ने इन्होंने सट्टेबाजी की है। 110 अरब रुपए उन्होंने जो है अवाम का लूटा, इन द सेंस के फिर उसके बाद कीमतें बढ़ी हैं और जान की कीमतें बढ़ाई गई हैं। मैं ये कहता हूं कि बजाय, अब ये केस नैब के पास भी है, होना तो ये चाहिए अब हम अगला पूरा साल इंतजार करें कब कोई आगे इन्वेस्टिगेशन होगी, कोई फोरेंसिक होगी, क्या होगा, 8 महीने गुजरे और भाई रातों रात इन मिल ओनर्स को जिन्होंने सट्टेबाजी की है और अवाम को नुकसान पहुंचाया है, इस हुकूमत के खिलाफ साजिश की है, उनको पकड़ लो रातों रात, फिर बाद में देखेंगे। और दूसरी मायूसी लोगों की क्या है कि भाई ये जो लीगल सिस्टम हमारा है ये मुल्ज़मान को पकड़ने नहीं देता। जैसे ही इनके खिलाफ एफआईआर होती है तो वो चले जाते हैं, उनको जनाब प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है और वो लीगल सिस्टम उनको जो है बेल दे देता है, ये जो भी आप कहें। बिल्कुल, देखिए प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट भी ब्रिगेडियर साहब, मुझे लगता है कि जो बड़ा चोर होता है शायद इसलिए भी बहुत से लोग, हमारा निजाम ऐसा है मुल्क का कि कानून हो, पुलिस हो, कोई भी इदारा हो, वो बड़े चोर को तो बहुत आसानी से छोड़ भी देते हैं, उनको बल्कि झुक झुक कर सलाम भी करते हैं। मरियम साहिबा की भी अब वो नैब की कहानी सामने आ रही है, जो उनसे फोन बरामद हुआ तो उन्होंने कैसे लेडी पुलिस ऑफिसर्स को धमकाया, बुरा भला कहा और उन्हें कहा कि तुम देखना तुम्हारा हशर क्या होगा। और उसके बाद मियां साहब से भी कोट लखपत जेल से एक फोन पकड़ा गया, जिसके बाद फजलुर रहमान साहब का 2019 का जो फसाद का पूरा प्लान था वो बेनकाब हुआ। तो ये तो बिल्कुल खामोश रियासत है। मैं तो इस पीटीआई गवर्नमेंट के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में जो संभालने की सलाहियत है उससे मैं तो बड़ी मायूस हूं कम अज कम। देखिए जी, आप तो ठीक है चले फिर, लेकिन जो आम आदमी है वो उसकी जब मायूसी होती है तो फिर वो इट इज नॉट गुड फॉर द स्टेट, फिर लोग डिमोरलाइज हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि भाई इनको रातों रात आप पकड़े, इनको इनकी मिसाल बनाए, इनको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही जी, तो दिस इज व्हाट वी वांट। लालचंद साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। अब आप ये बताएं कि सारे अब तीर आपकी तरफ ही आ रहे हैं, अगर मिस गवर्नेंस की बात की जाए वो भी सारे तीर आपकी तरफ हैं, और अगर आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स जो कि कल तक हुकूमत में रहे, बारी बारी रहे, अगर मैं मानती हूं कि सिस्टम को उन्हीं ने करप्ट किया है, मान लिया, लेकिन फिर आपकी हमें क्या जरूरत थी पाकिस्तान में? फिर तो यही बारी बारी आते, अगर आप ठीक नहीं कर सकते इस निजाम को तो फिर आपकी क्या जरूरत थी? और एक और सवाल मैं क्लब कर दूं, दोनों का जवाब दे दें कि पीपल्स पार्टी के साथ फिर आपके कोई बैकडोर राब्ते हो रहे हैं जो नून लीग और फजलुर रहमान साहब को लगता है? जी शुक्रिया। देखिए इस वक्त अगर पीडीएम की बात की जाए तो पीडीएम हैज नो प्लान, ना इस्तीफा आ रही है, ना लॉन्ग मार्च हो रहा है, कुछ भी उनके पास इस वक्त जो है ना उनकी जेब में कुछ भी नहीं है। वो एक कंफ्यूजन का शिकार है और आसमान की तरफ घूर रहे हैं कि अब क्या होने जा रहा है। जहां तक पीपल्स पार्टी का आपने सवाल भी पूछा, और मैं कहूँगा कि नून लीग जो है हमेशा गलती क्या कर जाती है वो ये है, नून लीग को याद होना चाहिए जब ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन कर रहे थे उस वक्त पीपल्स पार्टी जनरल परवेज मुशर्रफ से एनआरओ निगोशिएट कर रही थी। इसी तरह जब अपना भूरभन डिक्लेरेशन हुआ, लालचंद साहब उनको तो हम कहते हैं, उन पे तो हमने पूरे प्रोग्राम कर दिए हैं। हम आपसे तो ये पूछ रहे हैं कि आपने इनका कुछ करना है कि नहीं करना? देखिए, आपने या पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान को बादशाह नहीं चुना है, उसको इस आइन कानून के तहत चुना है, उसके तहत इलेक्ट किया है, और वो आइन और कानून के दायरे में रहकर ही कुछ कर सकते हैं और ना कोई नया कानून बना है। जिस तरह से आपने देखा कि जिस तरह होस्टेज बना रखा है अपोजिशन पार्टीज ने पार्लियामेंट को, कोई कानून साजी मीनिंगफुल नहीं हो सकी जिससे अवाम के और लोगों के काम हो सके, जो प्रो पीपल हो। तो वो अब उनको मुंह की खानी पड़ी है, उनको अब आना पड़ेगा।
लाल, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, माज़रत ख्वाह हूं कि वक्त इतना ही था। इंशाल्लाह कल आपसे फिर रात 10 बजे मुलाकात होगी, इस दुआ के साथ कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद आबाद रखें और इस निज़ाम को मजबूती से अवाम की खिदमत करने के काबिल कर सकें। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।